प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने किसी युक्ति की वैधता के आकारिक प्रमाण या निगमन में प्रयुक्त होने वाले 9 सूत्रों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आज हम 9 रूल्स ऑफ इन्फरेंस की सहायता से वैधता के आकारिक प्रमाण को प्रदर्शित करना सीखेंगे। इस भाग के अभ्यास से आपको निगमन में सहायता मिलेगी, किंतु इसके पूर्व 9 रूल ऑफ इन्फरेंस यानी 9 सूत्रों को अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से फील करना अति आवश्यक होगा। इस कारण इन सूत्रों का रिवीजन पुनः कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम सूत्रों की ओर चलते हैं ताकि आपके दिमाग में एक बार रिवीजन पुनः हो जाए। दोबारा देखिए, अनुमान के 9 नियम 9 रूल ऑफ इन्फरेंस में हम सबसे पहला नियम होता है मॉडुस पोनेंस। इसको शॉर्टकट में हम आगे यम पी लिखेंगे, पूर्वत अनुमान। हिंदी में पू अ लिखते हैं, लेकिन हम यम और पी का यूज करेंगे। मॉडुस पोनेंस में क्या होता है कि प्रथम आधार वाक्य पी इम्प्लाइज क्यू हेतु हेतुमत के रूप में होता है। दूसरा आधार वाक्य पूर्ववर्ती को स्वीकार करता है और निष्कर्ष उत्तरवर्ती को स्वीकार करता है। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। पी इम्प्लाइज क्यू, पी इसलिए क्या निष्कर्ष निकलता है क्यू। मॉडुस टोलेंस में क्या होता है? टोलेंस में शेषोक्त अनुमान में पी इम्प्लाइज क्यू आधार वाक्य का प्रथम पंक्ति तो वही होता है, सेम होता है दोनों में। दूसरी पंक्ति में उत्तरवर्ती को अस्वीकार करता है, कॉन्सिक्वेंट को अस्वीकार करता है, और एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती को यहाँ पर अस्वीकार हो जाता है। यहाँ पर क्या था? पूर्ववर्ती को स्वीकार था, एंटीसीडेंट को स्वीकार करता था और उत्तरवर्ती को निष्कर्ष में लिखते थे। जबकि यहाँ पर क्या है? उत्तरवर्ती का निषेध है दूसरे आधार वाक्य में, और निष्कर्ष में क्या है? पूर्ववर्ती को निषेध हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडुस पोनेंस और मॉडुस टॉलेंस का अंतर ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं हम। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, एच शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, हिंदी में हेतु हेतुमत न्याय वाक्य कहते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर। प्रथम आधार वाक्य पी इम्प्लाइज क्यू है, और देखिए क्यू के जहाँ क्यू खत्म हुआ वहीं से पूर्ववर्ती बन गया। देखिए दूसरे आधार वाक्य में क्या है? ये क्यू यहाँ पर आया और क्यू इम्प्लाइज आर। तो निष्कर्ष क्या निकला गया? ये और ये क्यू मैच करते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पी इम्प्लाइज आर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी सेटिंग बनानी पड़ेगी आपको, ये और ये मिलाना पड़ेगा आगे सवालों में। तब ये पहले आधार वाक्य का पूर्ववर्ती यानी कि एंटीसीडेंट और दूसरे आधार वाक्य का उत्तरवर्ती निष्कर्ष में आपको लिखना होगा। ठीक है, आप इसका अभ्यास कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। इसको डिसजंक्टिव सिलोजिज्म यानी डीएस शॉर्टकट में बोलते हैं। वैकल्पिक न्याय वाक्य इसमें विकल्प के रूप में होते हैं। और देखिए इसके 2 भाग हैं, इसको आप पहले चर्चा कर चुके हैं, तो फिर से देख लीजिए एक बार। पी वेज क्यू प्रथम आधार वाक्य है, और इसमें क्या किया गया है? किसी एक का निषेध किया गया दूसरे आधार वाक्य में, और निष्कर्ष में क्या है? जिसका निषेध किया गया करने के बाद जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं निष्कर्ष में। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर निगेशन पी किया गया है और यहाँ पर निगेशन क्यू किया गया है। तो पी वेज क्यू निगेशन पी, निष्कर्ष क्या आ गया? क्यू आ गया। इसी प्रकार देखिए पी वेज क्यू निगेशन क्यू किया गया तो निष्कर्ष क्या आ गया? पी आ गया। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उभयता पास के 2 सूत्र हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे विधायक उभयता पास और विघातक उभयता पास। CD कंस्ट्रक्टिव डिलेमा को शॉर्टकट में कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव डिलेमा को DD शॉर्टकट में बोलते हैं। अंतर क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए P इम्प्लाइज Q डॉट Q R इम्प्लाइज S लिखा है पहले आधार वाक्य में। हम जानते हैं कि विधायक उभयता पास में क्या होता है? पहले आधार वाक्य में 2 हेतु हेतुमत तर्क वाक्य और से जुड़े होते हैं। दूसरा आधार वाक्य में यदि पूर्ववर्ती को पहले, ठीक ना, पूर्ववर्ती को स्वीकार किया जाए, दोनों हेतु हेतुमत के पूर्ववर्ती को स्वीकार किया जाए, तो निष्कर्ष में क्या करते हैं?
उत्तरवर्ती भाग को स्वीकार करते हैं। यह आपको याद करना पड़ेगा, सूत्र याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पी वेज आर को हम दूसरे आधार वाक्य में स्वीकार किया है। निष्कर्ष में क्या निकल गया? क्यू वेज यस। ये कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का है सूत्र। अब डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में क्या होता है? पहला आधार वाक्य दो हेतुत्मक तर्क वाक्य के रूप में होता है। दूसरा आधार वाक्य में हम क्या करते हैं? उत्तरवर्ती का निषेध करते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंट का निषेध करते हैं, निगेशन का निषेध करते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या होता है? पूर्ववर्ती भाग यानी एंटीसीडेंट का निषेध हो जाता है। यहाँ देखिएगा, निगेशन क्यू वेज निगेशन यस किया गया है, तो निष्कर्ष क्या निकला है? निगेशन पी वेज निगेशन आर। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का अंतर क्या है? कंस्ट्रक्टिव में पूर्ववर्ती भाग को स्वीकार करते हैं दूसरे आधार वाक्य में, और निष्कर्ष में उत्तरवर्ती भाग को स्वीकार करते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में हम क्या करते हैं कि उत्तरवर्ती भाग को यानी कॉन्सिक्वेंट को अस्वीकार करते हैं, यानी कि निषेध करते हैं। देखिए यहाँ पर निगेशन क्यू वेज निगेशन यस, और निष्कर्ष क्या निकलता है? निगेशन पी वेज निगेशन आर। इसे आप याद करिएगा। अब देखिए अगला सूत्र है एब्सॉर्प्शन, यानी कि संविलियन कहते हैं इसको, शॉर्टकट में ABS बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं? केवल एक लाइन होती है, P इम्प्लाइज Q होती है। इसमें हम जिस निष्कर्ष केवल एक आधार वाक्य से निष्कर्ष निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम? P इम्प्लाइज तो सेम लिखते हैं, Q में पूर्ववर्ती भाग को एक बार पुनः लिख देते हैं, एक बार पुनः बढ़ा देते हैं। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकल गया? संविलियन में एब्सॉर्प्शन में P इम्प्लाइज P डॉट Q। इसे आप ध्यान रखिएगा, इस सूत्र का प्रयोग बहुत कम होता है। IM कोपी महोदय ने अपनी बात की पुस्तक सिंबॉलिक लॉजिक में इस सूत्र का वर्णन नहीं किया है, पहले वाली पुस्तक में किया है। अब देखिए आगे देखते हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, इसको शॉर्टकट में SIMP बोलते हैं। P डॉट Q एक एंड के रूप में, डॉट के रूप में जुड़ा हुआ कथन है, तो इसको सरलीकरण कैसे करेंगे? P केवल P लिख दिया तो क्या हो गया? ये सरलीकरण हो गया। अब देखिए कंजंक्शन में क्या करते हैं? दो कथनों को, देखिए कथन P है एक आधार वाक्य में, दूसरा आधार वाक्य में Q है, तो उसको क्या करते हैं? हम संयोजन करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। एंड से हम ये डॉट एंड का निशान जानते हैं आप, तो P डॉट Q से जोड़ दिया। अब क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। अब देखिए हमारा आखिरी सूत्र है 9वां सूत्र, जिससे हम एडिशन यानी कि योग में क्या करते हैं? कोई एक कथन दिया होता है, P स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा P, तो इसमें क्या कर दिया? ऐड के लिए हम वेज का निशान लगाते हैं। वेज का निशान लगा के यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, QXYZ कुछ भी आपकी इच्छा है, यहाँ वेज लगाकर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इससे आपका सवाल हल हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए P वेज Q लिखा गया है, तो ये क्या बोलते हैं? इसको एडिशन बोलते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, कंजंक्शन और एडिशन में क्या अंतर होता है? कंजंक्शन में हम ऐड करते हैं डॉट लगाकर, और जबकि एडिशन में हम वेज लगाकर जोड़ते हैं। अब देखिए, अब हम सवालों की ओर, अपने अगले जो मुख्य मुद्दा उसकी ओर बढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ डिडक्शन का ये दूसरा पार्ट है, फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी इज एग्जिबिटेड। फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी एग्जिबिटेड, इसमें क्या किया जाता है? वैधता के आकारिक प्रमाण का प्रदर्शन करेंगे। हम दिखाएंगे आपको कि हम सूत्रों का कैसे प्रयोग करेंगे, किसी कथन में, किसी आकारिक प्रमाण में हम सूत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसके बारे में देखिए, एक्सरसाइज क्या है? ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी फॉर द indicated argument. State the justification for each line that is not a premise. देखिए हमें प्रूफ करना है, जस्टिफिकेशन करना है। क्या प्रूफ करना है? कि जो, देखिए हमारा सवाल, देखिए हमने सवाल लिया है, ब्लैक कलम से हमने सवाल लिखा है, तो हमारे देखिए सवाल में 1 2 3 4, इसको हम प्रिंसेज बोलते हैं, आधार वाक्य बोलते हैं। और हमारा ये एक स्लैश तिरछा लाइन खींचने के बाद ये इसलिए का निशान लगाए हैं, और ये क्यू लिखा है, यानी कि ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। उसके बाद देखिए नीले कलम से जो सवाल हल किया गया है, ये बताना है, इसका जस्टिफिकेशन करना है आपको कि ये लाइन कहाँ से प्राप्त हुई। इसको प्रूव करना है कि आपको जो 9 सूत्र बताए गए हैं, उनकी सहायता से आपको
इसकी जानकारी प्राप्त करनी है कि कैसे प्राप्त हुआ ये सूत्र की मदद से कैसे आया। तो अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। हमने चुनाव किया है, 8 सवाल को चुना है ताकि आपको इसका उद्देश्य ये है बताने का कि आपको सूत्र का प्रयोग कैसे करना है, ये समझ में आ जाए। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले आधार वाक्य क्या है, P इम्प्लाइज Q। दूसरा है, देखिए नंबर पड़े हैं, ये नंबर क्या है, ये आधार वाक्य को बताता है, लाइनों को बताता है। अब देखिए P इम्प्लाइज Q, हमने सवाल इकट्ठे एक बार जान से नहीं लिया क्या, ताकि आपको ये पार्ट भी समझ में आ जाए कि सूत्र का कैसे प्रयोग करना है। अगले भाग में इसको विस्तार से अभ्यास प्रश्न को करेंगे। इसे देखिए। हाँ, दूसरा क्या है, P इम्प्लाइज R इम्प्लाइज S वेज Q। तीसरा लाइन है P डॉट Q इम्प्लाइज R। चौथा है निगेशन S इसलिए Q। हमें निकालना है, हमें क्या सिद्ध करना है, Q को लाना है। Q कैसे आया है, देखिए यहाँ पर Q सबसे आखिरी में लाइन में Q आया है। कैसे आया है इसको जानकारी रखनी है आपको, ये Q कैसे आया है। तो सबसे पहले हम क्या किया, P इम्प्लाइज, देखिए सवाल हल किया गया है, आपको यहाँ केवल लिखना है कि किस सूत्र का प्रयोग किया गया, सूत्र की जानकारी प्राप्त करनी है, किस मेथड, किस जो 9 रूल बताए गए हैं आपको उनमें से किसका प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए P इम्प्लाइज P डॉट Q लिखा है। अब देखिए ये P डॉट Q, इसमें आप देख रहे हैं कि एक P इम्प्लाइज P डॉट Q, कहीं भी आपको ऐसा लाइन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप देखेंगे पहली लाइन में P लिखा है और इम्प्लाइज Q लगा है, तो इसमें P इम्प्लाइज Q से मैच कर रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो आप समझ जाएंगे इसमें समविलियन नहीं, एब्सॉर्प्शन सूत्र का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक में 1 में हमने क्या किया गया, ABS, ठीक ना, AB एब्सॉर्प्शन। आप पीछे बताया जा चुका, ध्यान रखिएगा। एक में क्या किया गया है, एब्सॉर्प्शन लगा दिया गया है। अब देखिए दूसरा लाइन, अब देखिए P इम्प्लाइज R, ये कैसे प्राप्त हुआ, P इम्प्लाइज R कैसे प्राप्त हुआ। तब हम देखेंगे कि देखिए ये मेरा 5वां लाइन था, ये 5वां लाइन, और इसको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे आया। तो आप खुद अपने दिमाग का यूज करेंगे और सूत्रों को याद करेंगे। देखिए सूत्र को फील करना ज़रूरी है। जो 9 रूल हैं अभी, लेकिन रूल तो अभी और ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको पहले 9 रूलों को फील करना होगा अपने दिमाग में, तब आप सवाल को सही रूप से कर पाएंगे। अब देखिए P इम्प्लाइज R आया है, कैसे आया है, आप देखिए ध्यान से समझेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, इनमें संबंध है। तो कौन सा संबंध है इसको देखते हैं। देखिए पहले हम देखिए 5वें लाइन को लिखते हैं, क्या है, P इम्प्लाइज P डॉट Q लिखा है। अब देखिए तीसरी लाइन को लिखते हैं, तीसरी लाइन इसको बोलते हैं, ठीक ना, P डॉट Q और इम्प्लाइज लगा है, क्या है, R है। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये पार्ट क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे सूत्र कौन सा था, ये HS हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का सूत्र था, आपको बताया गया। तो इसमें इसीलिए यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग होगा, जिससे कि आपको याद होगा P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R। तो क्या निष्कर्ष निकलता था, P इम्प्लाइज, अभी पीछे पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R। तो क्या निष्कर्ष निकलता था, P इम्प्लाइज R। इसी हिसाब से यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, P इम्प्लाइज R। देखिए आया है, तो कैसे आया ये 5 और 3 में क्या किया गया, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया गया, तब ये आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें यहाँ ये देखना कि ये लाइन कैसे आई हैं, किस सूत्र के माध्यम से आई हैं, किस सूत्र के प्रयोग से आई हैं, कैसे आई हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अभ्यास से आएगा, केवल अभ्यास, एकमात्र रास्ता अभ्यास का ही है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। ये लॉजिक का थोड़ा सा कठिन भाग यहाँ शुरू होता है, इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा इसे। हाँ, अब आगे देखते हैं, यस वेज क्यू, यस वेज क्यू कहाँ से आ गया। अब आप तलाश करेंगे। देखिए P इम्प्लाइज R था। देखिए हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है Q लाना है, हमको क्या लाना है, Q लाना है। और Q है कहाँ पर, Q यहाँ देखिए 2 जगह Q लिखा हुआ है, एक यहाँ Q लिखा हुआ है और एक यहाँ Q लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ Q का यूज नहीं है। यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ, सवाल में क्या दिया है, क्लू दिया हुआ है, निगेशन यस का क्लू दिया हुआ है। तब इस पार्ट को हम निकाल लें, तो इसमें निगेशन यस की सहायता से हम Q निकाल लेंगे। तब देखिए यस वेज Q,
यस वेज क्यू कैसे आ गया? देखिए ये लाइन और ये लाइन में हम रिलेशन किया गया, संबंध बिठाया गया। देखिए पी इम्प्लाइज आर, यहाँ भी है पी इम्प्लाइज आर मैच कर रहा है। अब देखिए पूर्वत और मॉडुस पोनेंस में आप पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से इनके और इनके बीच क्या लगाया गया? मॉडुस पोनेंस लगाया गया, पूर्वत अनुमान लगाया गया। तो हम क्या लिखेंगे? 2 एंड 6 में क्या लगाया गया? मॉडुस पोनेंस लगाया गया, पूर्वत अनुमान लगाया गया। तब हमें ये यस वेज क्यू जो पीछे का पार्ट था ये और ये मैच कर गया। देखिए आप समझने का प्रयास करें, मैं फिर से इसका थोड़ा विस्तार से कर लेता हूँ। मॉडुस पोनेंस क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू होता है और पी पूर्ववर्ती भाग मिल जाता है, तो क्या बचता है निष्कर्ष में? क्यू बचता है। तो वही भाग है, वही बात यहाँ पर हुई। 2 और 6 में क्या किया गया? पी इम्प्लाइज आर पूरे भाग को इससे इसे मैच कराया गया, तो शेष क्या बचा? यस वेज क्यू। तो यस वेज क्यू कैसे आया? 2 और 6 में मॉडुस पोनेंस लगाने से आया। अब देखिए आखिरी लाइन, आखिरी लाइन यानी क्या? क्यू, जो हमारा निष्कर्ष है ये कैसे आया? अब आप देखेंगे इस लाइन में यस वेज क्यू और निगेशन यस में संबंध बिठाया गया। यस वेज क्यू और निगेशन यस में आपको दिमाग में बैठना चाहिए कैसे संबंध हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस सूत्र की मदद से ये निकलेगा। तो आप देखा होगा कि इसमें डिसजॉइंट सिलोजिज्म में इस सूत्र का प्रयोग होता है। जैसे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? एस वेज क्यू लिखा है ना, एस वेज क्यू है। अब देखिए निगेशन एस, निगेशन एस, ये इसका नंबर 7 है और इसका नंबर क्या है? 4 है। 7 4 में संबंध बैठा है। 7 4 में कौन संबंध है? ये डिसजॉइंट सिलोजिज्म का संबंध बैठने से क्या आ गया यहाँ पर? हमारा क्यू आ गया। इसे अभ्यास तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 7 और 4, 7 और 4 में कौन संबंध बैठा गया? ये डिसजॉइंटिव सिलोजिज्म, ठीक ना, वैकल्पिक न्याय वाक्य, ठीक ना। अब देखिए ये हमारा सवाल पूरा हो गया, निष्कर्ष आ गया। तो आपने देखा कि हमें सूत्रों को अच्छी तरह अपने मन मस्तिष्क में फील करना होगा। जब आप फील करना सीख जाएंगे तब अपने आप ये लाइनें निकलने लगेंगी। खैर अभ्यास से होता है। तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है मेरा? पहली पंक्ति है ए डॉट बी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज डी डॉट ई। ये हमने IM कॉपी की पुस्तक से सवाल लिखा है। जो सवाल हमें अच्छे लगे हैं, जो सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप अच्छे लगे हैं, मतलब अच्छे का मतलब है कि मतलब थोड़े कठिन हैं, थोड़े समझने लायक हैं, उन्हीं को चुना है। आसान सवालों को नहीं चुना है हमने, ताकि आपको यदि कठिन सवाल लगा लेंगे तो आसान अपने आप लगा लेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा पंक्ति क्या है? ए डॉट बी डॉट सी। तो कंक्लूड निष्कर्ष क्या है? डी वेज ई, हमें डी वेज ई लाना है। अब देखिए ये एड आपको सोचना होगा, तीसरी पंक्ति लिखा गया, यहाँ तक तो मेरा सवाल था और मुझे डी वेज ई लाना है। देखिए यहाँ पर लाया गया है, तो कैसे लाया गया है इसे सीखेंगे हम। देखिए तीसरी पंक्ति में ए डॉट बी केवल लिखा गया। अब ये ए डॉट बी कहाँ से आ गया? आप देखिए कहीं संभावना नज़र आ रही है आपको? देखिए ये सरलीकरण से आया, सिंप्लीफिकेशन से आया। 2 का हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो देखिए 2, इस भाग को हटा देंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं? इस भाग को हम, जो सबसे लास्ट का भाग होता है उसे क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। तो क्या हो गया? ये 2 का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखिए आप लिखते हैं 2 सिंप्लीफिकेशन, SIM सिंप्लीफिकेशन मैंने सरलीकरण, यम लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए इम्प्लाइज डी डॉट ई, ये कहाँ से आ गया? अब देखिए ध्यान समझिएगा, ए इम्प्लाइज डी डॉट ई लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भाग यहाँ आ गया। कैसे आ गया? 1 और 3 में आप देखेंगे ध्यान से, 1 और 3 में संबंध है, मॉडुस पोनेंस का, पूर्वत अनुमान का संबंध है। तो आप अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो पूर्वत अनुमान में क्या करते हैं? पी इम्प्लाइज क्यू होता है और पी से हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? क्यू का। तो वही यहाँ पर हुआ है। अब क्या लिखेंगे हम? 1 और 3, 1 और 3 में क्या किया गया? मॉडुस पोनेंस का प्रयोग किया गया, सूत्र का प्रयोग किया गया, पहला सूत्र जो हमारा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ए, ये ए कहाँ से आ गया? कैसे आ गया? इसको हम कैसे जान पाएंगे? ए देखिए ए डॉट बी का सिंप्लीफिकेशन किया गया, सरलीकरण किया गया ए डॉट बी का। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 का सिंप्लीफिकेशन, 3 का
सरलीकरण कर दिया गया। अब देखिए डी डॉट ई कैसे आ गया। डी डॉट ई आप देखेंगे 4 और 5 में फिर से मॉडुलस पोनेंस किया गया, साफ साफ नज़र आ रहा है आपको। ए इम्प्लाई डी डॉट ई लिखा हुआ है और ए, तो क्या हो गया ये 4 और 5 का 4 एंड 5 का मॉडुलस पोनेंस लगा दिया गया। अब देखिए ये डी कैसे आया, 6 का सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया, 6 का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखिए जो हमारा निष्कर्ष है क्या है, मेरा डी वेज ई है, तो डी तो प्राप्त हो गया मुझको। अब हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो हम क्या कर दिया, 7 में क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, योग, इसको योग कहते हैं, योग कर दिया, वेज लगाकर हम योग करते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, देखिए हमें ज़रूरत ई की थी, क्योंकि निष्कर्ष मेरा डी वेज ई है तो हमने ई इसलिए लिखा, तो हमारा निष्कर्ष प्राप्त हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है, थोड़ा अभ्यास से आपको समझ में आएगा, जब खुद लगाएंगे सवाल तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, एफ वेज जी वेज एच, दूसरा लाइन है जी इम्प्लाइज आई डॉट एच इम्प्लाइज जे। अब देखिए तीसरा पंक्ति क्या है, आई वेज जे इम्प्लाइज एफ वेज एच। चौथा पंक्ति है निगेशन एफ, इसलिए एच निकालना है हमको। यस क्या है, एच क्या है, मेरा निष्कर्ष है। तो ये प्रीमिसेस आधार वाक्य हैं, 4 आधार वाक्यों की सहायता से हमें निष्कर्ष निकालना है। अब देखिए 5वीं पंक्ति जी वेज एच, जी वेज एच कहाँ से प्राप्त हो गई, आप देखिए खुद तलाश करिए जी वेज एच कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे पहली पंक्ति में जी वेज एच लिखा हुआ है, तब उसकी मदद से हमें आया है, ये प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका 1 और 4 में संबंध, 1 और 4 में कौन सा संबंध है आप देखेंगे, डिजेंट्री सिलोजिज्म वैकल्पिक न्यायवाद के विषय में सूत्र का ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे तो आएगा। 1 और 4, 1 और 4 में कैसा संबंध है, 1 और 4 में डिजेंटिव सिलोजिज्म का यूज किया गया है, वैकल्पिक न्यायवाद का यूज किया गया है। आपको ध्यान होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, जैसे कि क्या होता है, पी वेज क्यू होता है, और निगेशन पी लिखा हो तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्यू। इसका निषेध हो गया तो इसको हम निष्कर्ष में स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी की मदद से इस सूत्र में देखिएगा, इसका ये भाग, इसका निषेध किया गया तो इस भाग को हम स्वीकार किए। तो 1 और 4 में क्या किया गया, डिजेंटिव सिलोजिज्म लगाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आई वेज जे, आई वेज जे कैसे प्राप्त हुआ, आई वेज जे कैसे प्राप्त हुआ, देखिए आई वेज जे है कहाँ पर, एक आई वेज जे यहाँ पर है, और एक आई और जे यहाँ भी देख रहे हैं कि आई और जे लिखा हुआ है। तो देखिए आपको बहुत बारीक समझना होगा, 2 और 5 में रिलेशन बैठ रहा है, 2 और 5 में क्या बैठ रहा है, एक जी ये है और एक एच ये है। ध्यान समझिएगा, जी वेज एच, कौन सूत्र का प्रयोग हुआ है, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा याद है, विधायक उभयता पास, जिसमें हम पूर्ववर्ती को स्वीकार करते हैं और निष्कर्ष में क्या करते हैं, उत्तरवर्ती का स्वीकार होता है। वैकल्पिक रूप, विकल्प के रूप में पूर्ववर्ती को स्वीकार करते हैं तो निष्कर्ष क्या होता है, विकल्प के रूप में उत्तरवर्ती भाग यानी कंसिक्वेंट भाग को लिखते हैं। तो 2 और 5 में क्या संबंध है, 2 और 5 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का प्रयोग हुआ है, सी डी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, एफ वेज एच, एफ वेज एच कैसे आ गया, आप देखिए एफ वेज एच यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, एफ वेज एच। अब देखिए यहाँ देखिए 3 और 6, 3 और 6 में ध्यान से देखिएगा, इसका 3 6 क्या है, 3 क्या है, आई वेज जे इम्प्लाइज एफ वेज एच, और 6 क्या है, आई वेज जे। तो यहाँ देखिए पूर्वत अनुमान का यूज फिर से हुआ है, आई वेज जे और आई वेज जे क्या कर देता है, ये पूरा भाग और ये पूरा भाग क्या है, सेम है, ठीक ना। तो ये मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग हुआ है, पूर्वत अनुमान का प्रयोग यहाँ किया गया है। 3 और 6 में क्या कर दिया गया, तो हमारा पीछे का भाग प्राप्त हो गया, 3 और 6 में मॉडुलस पोनेंस। थोड़ा अभ्यास से आएगा ये सवाल। अब देखिए सबसे लास्ट लाइन, हमारा जो निष्कर्ष है एच, एच कैसे आ गया, एच इसकी सहायता से आ गया,
चौथी चौथी आधार भाग प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें 4 में और 7 में संबंध बैठाया गया, 4 और 7 में। तो आप डिक्शनरी सिलोजिज्म याद होगा आपको, देखिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो एफ वेज एच लिखा, मान लीजिए एफ वेज एच है और इसका निषेध किया गया, तो हमने पीछे का भाग, ये उत्तरवर्ती भाग प्राप्त हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 और 4, 7 4 में क्या लगाया गया, डिक्शनटिव सिलोजिज्म का यूज किया गया, तब ये हमारा प्राप्त हो गया। तो 3 सवाल हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, अब देखिए चौथे सवाल में क्या है, के इम्प्लाइज एल पहला पंक्ति है, दूसरा आधार वाक्य है एम इम्प्लाइज एन, तीसरा है ओ इम्प्लाइज एन डॉट पी इम्प्लाइज एल, चौथा पंक्ति है निगेशन एल निगेशन एन वेज निगेशन एल डॉट निगेशन एम वेज निगेशन ओ। निष्कर्ष क्या है, निगेशन ओ वेज निगेशन पी डॉट निगेशन एम वेज निगेशन के। आप घबराइएगा नहीं, आराम से समझने का प्रयास किया गया। इस पहले आपको सीधे सवाल में इसीलिए नहीं उतारा गया ताकि आपको इन सूत्रों का प्रयोग करना समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, पूरा हल किया हुआ है, निष्कर्ष देखिए आया है, लेकिन कैसे आया है ये जानना है आपको। सूत्रों का कैसे प्रयोग करना है, कैसे प्रदर्शित करना है। इस पाठ का नाम एग्जीबिशन इसीलिए रखा है, एग्जीबिटेड किया करना है आपको। प्रदर्शन कैसे सूत्रों का प्रदर्शन कैसे हो ये जानना है। अब देखिए, हाँ, अब 5वीं पंक्ति, 4 पंक्ति तो मेरा आधार वाक्य था, ये निष्कर्ष है। अब 5वीं पंक्ति लिखा गया है यम इम्प्लाइज एन डॉट के इम्प्लाइज एल। ये कैसे प्राप्त हुआ, अब आप ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए यम इम्प्लाइज एन दूसरी पंक्ति है और के इम्प्लाइज एल क्या है, पहली पंक्ति है। तो अब क्या कर दिया गया, यहाँ पर 2 और 1 का क्या किया गया है, कंजंक्शन किया गया है। तो यहाँ लिखते हैं 2 और 1 का कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं कि संयोजन, ठीक ना, कंजंक्शन किया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब निगेशन एन वेज निगेशन एल, निगेशन एन और निगेशन एल कैसे प्राप्त हुआ है, देखिए निगेशन एन वेज निगेशन एल यहाँ लिखा हुआ है और इसका हमने क्या कर दिया, सरलीकरण कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तो 4 का सिंप्लीफिकेशन, SIMP, सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, पीछे के भाग को हम हटा देते हैं, जो भाग आगे तरफ होता है उसको सरलीकरण रूप में लिख देते हैं। अब देखिए निगेशन यम बेज निगेशन के प्राप्त हो गया। कहाँ से प्राप्त हो गया, अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें 5 और 6 में संबंध है। कैसे, निगेशन एन वेज निगेशन एल, आप देख रहे हैं इसका निषेध किया गया है। तो आप देखिए उभयता पास में 2 सूत्र हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डायलेमा सूत्र का प्रयोग किया गया है। क्यों, उत्तरवर्ती भाग का निषेध किया गया है, निगेशन एन और निगेशन एल विकल्प के रूप में है। तो हमारा यहाँ क्या प्राप्त हो गया है, निगेशन यम बेज निगेशन के प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 5 और 6 में, 5 और 6 के बीच क्या किया गया है, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा विघातक उभयता पास का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पंक्ति कैसे आई, आपको केवल पंक्तियों को जानना है कि किस सूत्र के माध्यम से आई। निगेशन ओ वेज निगेशन पी, निगेशन ओ वेज निगेशन पी। देखिए निगेशन, देखिए एन और एल, ठीक ना, पुनः देखेंगे आप निगेशन इसका प्रयोग किया गया फिर से एक बार, एन और एल। देखिए हाँ, एन और एल, देखिए इस पंक्ति में और इस पंक्ति में पुनः एक बार संबंध बैठाया जाएगा 3 और 6 में। कैसे, निगेशन एन निगेशन एल वेज के रूप में है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, निगेशन ओ और निगेशन पी किस सूत्र के माध्यम से, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा के माध्यम से, विघातक उभयता पास के माध्यम से सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो निगेशन ओ और निगेशन बी किस लाइनों के बीच प्राप्त हुआ है, 3 एंड निगेशन एन 6, 3 और 6 के बीच क्या किया गया, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाया गया, विघातक उभयता पास लगाया गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें,
निगेशन ओ और निगेशन पी प्राप्त हो गया। अब देखिए 3 और 6 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा के बाद अब हम सबसे आखिरी पंक्ति दी हुई है मेरा निगेशन ओ वेज निगेशन पी और निगेशन यम वेज निगेशन के। हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये दोनों पंक्तियाँ हैं। अब देखिए 8 और 7 को क्या किया गया है, कंजंक्शन किया गया है। 8 और 7 में क्या किया गया है, कंजंक्शन कर दिया गया है। तो हम क्या लिख देंगे, 8 7 में कंजंक्शन। अब देखिए हमारा निष्कर्ष ये प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो ये सवाल पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। नंबर 1 है क्यू वे इम्प्लाइज आर इम्प्लाइज एस, दूसरी पंक्ति है आर इम्प्लाइज एस इम्प्लाइज टी, तीसरी पंक्ति है, तीसरी प्रीमिसेज है यस डॉट यू इम्प्लाइज निगेशन वी, और चौथा है निगेशन वी इम्प्लाइज आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन डब्लू, और पांचवी पंक्ति है निगेशन टी वेज निगेशन आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन डब्लू। निष्कर्ष क्या है, इसलिए निगेशन क्यू वेज निगेशन यस डॉट यू। अब देखिए सवाल देखने में कुछ बड़ा लग रहा है लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे आता है। हाँ, पहली जो छठी 5 पंक्तियों मेरा प्रीमिसेस था, धारवाक्य था, छठी पंक्ति से हम सवाल लगाना शुरू करेंगे। तब देखिए क्यू इम्प्लाइज टी कैसे आ गया, आप कैसे समझें क्यू इम्प्लाइज टी कहाँ से आ गया। देखिए क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, टी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये और ये मैच कर रहा है। अब देखिए हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में एचएस वाले सूत्र में हेतु हेतुमत न्यायवाक वाले सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इसमें क्या हो गया है, हाँ 1 और 2 में 1 और 2 में क्या लगाया गया है, एचएस हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का प्रयोग हुआ है। अब देखिए तो उसके आप याद होगा, आपको सूत्र याद होगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर लिखा हो तो ये और ये पार्ट जब मैच होता है तो निष्कर्ष क्या निकलता है हाइपोथेटिकल में, पी इम्प्लाइज आर। ये मेरा क्या है, एच एस का सूत्र है ये, तो आपको ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी प्रकार ये यस डॉट यू इम्प्लाइज आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन डब्लू, तो ये कैसे प्राप्त हो गया ये। अब देखिए ध्यान से देखिए, यस डॉट यू कहाँ लिखा है, ये है, और आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन डब्लू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से कैसे आया, ये और देखिए ये और ये पार्ट क्या है, मैच कर रहे हैं। यहाँ पर ये और ये पार्ट मैच करता था लेकिन यहाँ पर इनके बीच मैच कर रहा है इस तरीके से। तो 3 और 4 में क्या हुआ है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का यूज हुआ है। 3 और 4 में एच एस, आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किया गया है, अगली पंक्ति में क्यू इम्प्लाइज टी डॉट यस डॉट यू इम्प्लाइज आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन डब्लू। अब देखेंगे इनको क्या किया गया है, कंजंक्शन कर दिया गया है। 6 और 7 को क्या किया गया है, एक साथ संयोजन कर दिया गया, मिला दिया गया है। 6 7 का कंजंक्शन हो गया। अब देखिए सबसे आखिरी पंक्ति जो मेरा कंक्लूजन निष्कर्ष है वो कैसे आया। हम देखिए यहाँ पर सबका प्रयोग हो गया, 1 2 3 4 का प्रयोग, लेकिन ये पंक्ति बची थी 5वीं। तो निगेशन टी वेज निगेशन आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन डब्लू, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या इसमें है, क्या समानता, इस पंक्ति से क्या संबंध पता चलता है कि उत्तरवर्ती भाग का निषेध करने से हमें क्या पूर्ववर्ती भाग का निषेध प्राप्त होगा। किस सूत्र में होता है, आपको याद होगा, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा यानी कि विघातक उभयतापास में ऐसा होता है। तब आप देखेंगे कि 8 और 5 में कौन सा संबंध है, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का संबंध होने के बाद ये हमारा 9वीं लाइन प्राप्त हुई है। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 8 और 5 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। फिर से थोड़ा समझ लीजिए आपको अगर दिक्कत हो तो। देखिए निगेशन टी निगेशन आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन डब्लू, इस भाग का देखिए उत्तरवर्ती भाग यानी कॉन्सिक्वेंट निगेशन, ये टी है ये,
और इसका कंसिक्वेंट क्या है इस पार्ट का, ये है, ये वाला भाग है। तो इनका निषेध करने से क्या प्राप्त होगा, पूर्ववर्ती भाग यानी एंटीसीडेंट का निषेध प्राप्त हो गया। निगेशन क्यू वेज निगेशन यस डॉट यू। तो आपको समझ में आ गया होगा 8 और 5 का डिस्ट्रक्टिव डायलेमा से हमारा निष्कर्ष प्राप्त हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या है मेरा, पहली प्रीमिसेज में क्या लिखा है, निगेशन एक्स वेज निगेशन वाई इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज पी डॉट निगेशन क्यू। दूसरी पंक्ति में निगेशन एक्स डॉट निगेशन आर इम्प्लाइज पी डॉट निगेशन क्यू इम्प्लाइज जेड। तीसरी पंक्ति प्रीमिसेज है निगेशन एक्स डॉट निगेशन आर डॉट निगेशन जेड वेज ए। निष्कर्ष क्या है, ए वेज जेड निकालना है हमको। देख रहे हैं यहाँ पर ए और जेड, यहाँ पर देखेंगे आप नज़र आएगा यहाँ पर हैं ये, और ये पंक्ति मैच करने के बाद ये ए जेड, यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए कैसे करते हैं सवाल को शुरू हम। तो सबसे 3 लाइन मेरा 1 2 3 क्या है प्रीमिसेज है। चौथी लाइन से हम सवाल हल करना शुरू करेंगे। अब देखिए चौथी लाइन क्या लिखा हुआ है, निगेशन एक्स डॉट निगेशन आर। अब आप ये लाइन आ कहाँ से गई, आपको दिमाग में सोचना होगा आई कैसे। देखिए इस लाइन से नहीं आएगी, इस लाइन से नहीं आएगी, लेकिन इस लाइन को ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ से निगेशन एक्स डॉट निगेशन आर निकल जाएगा। कैसे, ये देखिए ये ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। किसका, 3 का 3 का सिंप्लीफिकेशन, SIM सिंप्लीफिकेशन कर दिया से हमारा ये चौथी लाइन प्राप्त हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, P डॉट निगेशन Q इम्प्लाइज जेड कैसे प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है P डॉट निगेशन Q इम्प्लाइज जेड। अब आप ध्यान से देखिएगा ये लाइन कैसे प्राप्त हो सकती है। हाँ, 2 और 4 में संबंध बैठेगा। कैसा संबंध बैठेगा बताइए आप, मॉडुस पोनेंस का, पूर्वत अनुमान का संबंध जब बैठाएंगे, आपको अगले पिछले सवालों में बता भी चुके हैं आपको, P इम्प्लाइज Q हो, अगर P मैच करे दूसरी लाइन में हो तो QL इस पार्ट को यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप 2 और 4 में क्या संबंध है, 2 और 4 में मॉडुस पोनेंस का संबंध लगाया गया। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 छठी लाइन की ओर बढ़ते हैं। छठी लाइन में क्या है, निगेशन एक्स लिखा गया। अब निगेशन एक्स आया कैसे, आप ध्यान से देखेंगे इस लाइन से निगेशन एक्स आएगा। कैसे, इसका सिंप्लीफिकेशन से, इसका हमने क्या कर दिया गया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 का सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गया। टारगेट मेरा क्या है, यहाँ पर ये लाइन प्राप्त करना टारगेट है। उसके लिए हमें क्या पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो निगेशन एक्स में हमने क्या किया, निगेशन वाई को ऐड कर दिया, यानी कि योग कर दिया, इसको हमने जोड़ दिया, ठीक ना, ऐड कर दिया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 6 में एडिशन, 6 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से निगेशन वाई को इसलिए ऐड किया कि हम इसका पूर्वत अनुमान मॉडुस पोनेंस लगा सकें। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारे ये वाला पार्ट आ जाएगा, समझे, इसकी ज़रूरत है मुझको क्योंकि हमें निष्कर्ष निकालना है। अब देखिए ए इम्प्लाइज P डॉट निगेशन Q कैसे आया, पहली पंक्ति और 7वीं पंक्ति में संबंध है, इनके और इनके बीच कौन संबंध है, मॉडुस पोनेंस का संबंध, पूर्वत अनुमान का संबंध लगाने के बाद हमारा ये पार्ट प्राप्त हुआ। अब देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 1 और 7 में क्या किया हमने, मॉडुस पोनेंस का प्रयोग किया, पूर्वत अनुमान का प्रयोग किया। अब देखिए हमारा आखिरी पंक्ति ए इम्प्लाइज जेड, जो हमारा निष्कर्ष से कैसे आया, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए जेड यहाँ है और ए यहाँ, जो अभी पंक्ति, ठीक ना, ए जेड। तो और ये तो कैसे आया, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से समझाना बताना आपको। ए इम्प्लाइज P डॉट निगेशन Q लिखा है और क्या लिखा है इसमें, P डॉट निगेशन Q इम्प्लाइज जेड। ये मेरी ये 5वीं पंक्ति है, ये 5वीं पंक्ति है और ये 8वीं पंक्ति है। अब इनमें ये पार्ट मैच हो गया तो निष्कर्ष क्या आ गया, ए इम्प्लाइड जेड। ये कैसे आया, HS हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के माध्यम से ये प्राप्त हुआ। तब अब हम यहाँ क्या पर लिख देंगे, 8
और 5 में HS का प्रयोग हुआ है, तब ये लाइन मेरा निष्कर्ष प्राप्त हो गया। ये मेरे 6 सवाल पूरे हो गए। अब 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7वां सवाल क्या है, A वेज निगेशन B वेज C। फर्स्ट पार्ट में इम्प्लाइज, सेकेंड पार्ट में D इम्प्लाइज E इफ एंड ओनली इफ E इफ एंड ओनली इफ F। ठीक, और इसके इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। आगे देखिए दूसरा पंक्ति क्या है, A वेज निगेशन B इम्प्लाइज F इक्विवेलेंट या इफ एंड ओनली इफ इम्प्लाइज H। तीसरी पंक्ति है A इम्प्लाइज E इफ एंड ओनली इफ F इम्प्लाइज F इक्विवेलेंट G। और आखिरी पंक्ति है, चौथी पंक्ति प्रिंसेज है A और निष्कर्ष क्या है, D इम्प्लाइज H। इसको हमें हल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति है हमारा 5वीं, 4 पंक्ति तक मेरा आधार वाक्य था। अब 5वीं पंक्ति में निकालने के लिए क्या किया गया है, देखिए हमारा यहाँ पर ये क्लू दिया हुआ, केवल A लिखा है। अब A में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। देखिए हम यहाँ पर यदि हम निगेशन B ऐड कर दें तो इससे हमारा संबंध बैठ जाएगा और ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या किया, हमने 4 में क्या कर दिया, ऐड, 4 में एडिशन, योग कर दिया। ठीक ना। अब देखिए आगे क्या हुआ, पुनः योग कर दिया इन्होंने। ये A वेज B था ही और वेज C लगा दिया। 5वीं पंक्ति में पुनः क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इससे क्या लाभ हुआ, इससे मॉडुस पोनेंस कर सकेंगे आसानी से, पूर्वत अनुमान के माध्यम से इन लाइनों को प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिए ये लाइन प्राप्त हुई, हाँ सर, ये 7वीं लाइन, D इम्प्लाइज E इफ एंड ओनली इफ F या D इम्प्लाइज E इक्विवेलेंट F। कैसे आ गया, इसको देखते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, D इम्प्लाइज E इक्विवेलेंट F, यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए तो ये कैसे प्राप्त हो गया, देखिए ये लाइन प्राप्त करने के लिए हमें पहली लाइन और किस लाइन में, छठी लाइन में, पहली और छठी में संबंध बैठाना होगा। पहली और छठी में मॉडुस पोनेंस का संबंध बैठाया गया, तब जाकर हमारा ये उत्तरवर्ती भाग, कॉन्सिक्वेंट पार्ट, जो पीछे का पार्ट है, ये हमारे प्राप्त हो गया यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे, 1 एंड 6 में मॉडुस पोनेंस का प्रयोग हुआ। पूर्वत अनुमान के माध्यम से ये 7वीं पंक्ति हमें प्राप्त हुई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, E इक्विवेलेंट F इम्प्लाइज F इक्विवेलेंट G, ये प्राप्त होना है। अब ये कैसे प्राप्त होगा, अब आप देखेंगे ये तो यहीं से 3 और 4 के माध्यम से, ये देखिएगा ये 3 और 4 से प्राप्त हो रहा है, समझ रहे हैं। ये पूर्वत अनुमान मॉडुस पोनेंस फिर लगाया गया इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, 3 और 4 में मॉडुस पोनेंस का प्रयोग हो गया। अब देखिए अगली पंक्ति, D इम्प्लाइज F इक्विवेलेंट G, ये कैसे प्राप्त हो गई, D इम्प्लाइज F इक्विवेलेंट G कैसे प्राप्त हो गई। हाँ देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, इनके बीच 7 और 8 में रिलेशन बैठाया गया है। ये और ये पार्ट मैच हो गए हैं, ये और ये पार्ट मैच हो रहे हैं, तब ये और ये लिख दिया गया। तो 7 और 8 में कौन संबंध है, HS। 7 और 8 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा दिया गया, तो हमारा ये लाइन प्राप्त हो गया। अब देखिए 10वीं पंक्ति कैसे प्राप्त हुई, F इक्विवेलेंट G और F इक्विवेलेंट G, और हाँ यहाँ देखिए F इक्विवेलेंट G यहाँ लिखा हुआ है, इम्प्लाइज H। ये लाइन, ये लाइन कहाँ से आ गई, देखिए 2 और 5, हाँ 2 और 5, ध्यान समझिएगा, 2 और 5 में मॉडुस पोनेंस का प्रयोग किया गया। पूर्वत अनुमान के प्रयोग से हमारा ये यहाँ पर 10वीं पंक्ति प्राप्त हुई है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 और 5 का मॉडुस पोनेंस प्रयोग हुआ है। अब देखिए
हाँ, सबसे आखिरी पंक्ति है डी इम्प्लाइज एच, जो हमारा कि निष्कर्ष भी है। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, डी इम्प्लाइज एफ इक्वलेंट जी, एफ इक्वलेंट जी इम्प्लाइज एच लिखा हुआ है, तो ये और ये पार्ट मैच हो गया। फिर यहाँ पर 9 और 10 में क्या हो गया है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यानी हेतुमत न्याय वाक्य एच एस का प्रयोग हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम 9 और 10 में क्या किया गया, एच एस। ये आपको सूत्र याद करना होगा, आप याद करिएगा तब अच्छी तरह समझ में आएगा। और हाँ, अब आगे आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। एच इम्प्लाइज आई इम्प्लाइज जे, के इम्प्लाइज आई इम्प्लाइज जे। तीसरा है निगेशन एच डॉट निगेशन के इम्प्लाइज निगेशन एल वेज निगेशन एम। चौथी पंक्ति है निगेशन एल इम्प्लाइज निगेशन एम डॉट निगेशन एम इम्प्लाइज निगेशन ओ। पाँचवीं पंक्ति है P इम्प्लाइज एन डॉट क्यू इम्प्लाइज ओ। छठी पंक्ति है प्रीमिसेज है निगेशन आई इम्प्लाइज जे, होल निगेशन आई इम्प्लाइज जे का होल निगेशन है ये। और निष्कर्ष क्या है, निगेशन P वेज निगेशन Q। 6 पंक्ति का प्रीमिसेज है, 6 पंक्ति आधार वाक्य हैं और निष्कर्ष है ये निगेशन P वेज निगेशन Q। अब 7वीं पंक्ति से सवाल शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ है, निगेशन H। निगेशन एच कैसे प्राप्त होगा, आप ध्यान से देखेंगे पहली पंक्ति और छठी पंक्ति में, समझ रहे हैं, ये पहली पंक्ति और छठी पंक्ति में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें सूत्र का प्रयोग हुआ है दूसरे सूत्र का मॉडुलस टॉलेंस, समझ रहे हैं, मॉडुलस टॉलेंस सूत्र का प्रयोग हुआ है। शेषवत अनुमान, इसे हिंदी में कहते हैं शेषवत अनुमान। अब देखिए शेषवत अनुमान सूत्र क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। ये पूर्वत अनुमान में P इम्प्लाइज Q, पूर्वत अनुमान में P लिखते थे तो Q आता था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शेषवत पीछे पार्ट का निगेशन Q करेंगे और निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा, निगेशन P। ये है मॉडुलस टॉलेंस, शेषवत अनुमान का सूत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली और छठी पंक्ति में शेषवत पीछे वाले पार्ट का उत्तरवर्ती पार्ट का निषेध किया गया है, कॉन्सिक्वेंट का निषेध किया गया है। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, पूर्ववर्ती भाग एंटीसीडेंट का निषेध प्राप्त हो गया है। जिसे यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट का निषेध किया गया तो पूर्ववर्ती का निषेध प्राप्त हो गया। तो ये रूल 2 है, जो दूसरा नियम है मॉडुलस टॉलेंस का, उसका प्रयोग करने से क्या प्राप्त होगा, निगेशन एच प्राप्त हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 और 6 में मॉडुलस टॉलेंस का प्रयोग किया गया। अब आगे देखते हैं निगेशन के। देखिए निगेशन के उसी तरीके से, हाँ, पुनः एक बार 2 और 6 में, पुनः एक बार 2 और 6 में मॉडुलस टॉलेंस लगाया गया तो हमारा निगेशन के प्राप्त हो गया। 2 और 6 में मॉडुलस टॉलेंस का प्रयोग किया गया है। अब क्या करते हैं अगली पंक्ति में, देखिए अगली पंक्ति में निगेशन एच और निगेशन के को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए एडिशन कर दिया गया, निगेशन के और निगेशन के का कंजंक्शन करते हैं, सॉरी ठीक ना, ऐड नहीं कंजंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, 7 और 8 में कंजंक्शन कर दिया गया। अब देखिए अगले पंक्ति क्या है, निगेशन एल वेज निगेशन एम। यहाँ पर है निगेशन एल वेज निगेशन एम लिखा है और निगेशन एच के 3 और 9, देख रहे हैं 3 और 9 में मॉडुलस पोनेंस पूर्वत अनुमान लगा दिया गया। तो आप समझ गए हैं पूर्वत अनुमान अब अच्छी तरह से। 3 और 9 में मॉडुलस पोनेंस लगाने से हमारा ये 10वीं पंक्ति प्राप्त हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वीं पंक्ति की ओर, निगेशन एन वेज निगेशन ओ। निगेशन एन वेज निगेशन ओ कैसे प्राप्त हुआ, निगेशन एन और ओ, निगेशन एन और निगेशन ओ लिखा हुआ है। तो निगेशन एल और निगेशन एम, देखिए हाँ 10, 4 और 10, ध्यान समझिएगा 4 और 10 में निगेशन एल पूर्ववर्ती पार्ट और यहाँ पर निगेशन एम, इनका विकल्प जो है ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, ठीक ना, विधायक उभयता पास का प्रयोग हुआ है 4 और 10 के बीच। तो हम क्या लिख देंगे 4 और 10 में,
तो ये निगेशन एल और निगेशन एम से की सहायता से क्या प्राप्त होगा, निगेशन एन वेज निगेशन ओ प्राप्त हुआ। 4 और 10 की सहायता से कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या है, निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, निगेशन पी वेज निगेशन क्यू। अब देखिए निगेशन एन वेज निगेशन ओ। पांचवी पंक्ति को ध्यान से देखिए, पांचवी पंक्ति का संबंध किससे बैठाएंगे हम, इस पंक्ति से, निगेशन एन वेज निगेशन ओ। तो 5 और 11 में रिलेशन बैठेगा, 5 और 11 में। तो 5 और 11 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यानी कि विघातक उभयता पार्श्व संबंध है। कैसे देखिए, हाँ 5 और 11 निगेशन एन वेज निगेशन ओ, उत्तरवर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट भाग का निषेध किया गया, इससे क्या प्राप्त हो गया, पूर्ववर्ती भाग यानी कि निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, पूर्ववर्ती भाग का निषेध प्राप्त हो जाता है। आप डिस्ट्रक्टिव डायलेमा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5 और 11 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये मेरा सवाल, ये निष्कर्ष प्राप्त हो गया, सवाल पूरे हो गए। अब हम ये यहाँ से रोकते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने वैधता के आकारिक प्रमाण को 9 सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना सीखा। इस पाठ को बताने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि मेथड ऑफ डिडक्शन आपको सरल भाषा में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगले भाग में हम अभ्यास प्रश्नों को सूत्रों की सहायता सरलता से हल करना सीखेंगे। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।